हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल फ्रेशर क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, हम लोग जो है आज जो है प्रैक्टिस सेट नंबर आपका साइंस का 8वां प्रैक्टिस सेट नंबर का सॉल्यूशन करेंगे, जो आपका प्रीवियस ईयर 2023 का प्रैक्टिस सेट है। तो जो भी बच्चे लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो वो वीडियो पर बने रहिए, अंत तक वीडियो देखिए। आपके पढ़ाई में और आपकी तैयारी में ये वीडियो ज़रूर हेल्प करेगा। तो आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? CaOCl2 का साधारण नाम क्या है? तो इसका साधारण नाम क्या होता है? इसका साधारण नाम होता है आपका ब्लीचिंग पाउडर। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो गया। आप इससे हम इससे कुछ जुड़ा हुआ नोट्स देख लेते हैं। नोट जैसे इसका रासायनिक नाम होता है, किसका रासायनिक नाम? तो CaOCl2, इसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसे बोलते हैं कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। इसे क्या बोलते हैं? कैल्शियम हाइपोक्लोराइट बोलते हैं। ठीक है, तो इसका रासायनिक नाम भी याद रखिएगा, क्योंकि आपको हो सकता है एग्जाम में पूछ दे कि कैल्शियम हाइपोक्लोराइट का रासायनिक फार्मूला बोलिए, तो CaOCl2 होता है। ठीक है ना। इससे और एक जुड़ा हुआ नोट याद रख सकते हैं आप लोग कि ये कैसे बनता है। ठीक है ना। जो हमारा कैल्शियम हाइपोक्लोराइट है वो कैसे बनता है? तो देखिए, जब शुष्क बुझे हुए चूने को 40 डिग्री सेल्सियस तक या 40 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर उसके ऊपर क्लोरीन गैस प्रवाहित मतलब उसके ऊपर से गुजारा जाता है। तो प्रवाहित करने पर विरंजक चूर्ण, कौन सा चूर्ण? विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। क्या कहा कि आप देखिए, पहले तो क्वेश्चन था CaOCl2 का साधारण नाम क्या है? तो साधारण नाम आपने बताया क्या है? ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, तो इसका एक रासायनिक नाम भी होता है। ठीक है, CaOCl2 का एक रासायनिक नाम होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। तो ये भी याद कर सकते हैं। और ये हम लोग प्राप्त कैसे करते हैं? मतलब CaOCl2 हम प्राप्त कैसे कर सकते हैं? तो ये प्राप्त कैसे होता है? जब शुष्क बुझे हुए चूने को 40 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर उसके ऊपर से क्या गुजारते हैं? क्लोरीन गैस को गुजारा जाता है, मतलब प्रवाहित किया जाता है। तो उससे आपको विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। यही विरंजक चूर्ण आपका क्या है? यही आपका CaOCl2 है। हिंदी में क्या बोलते हैं उसे? इंग्लिश में बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर, और हिंदी में उसे क्या बोलते हैं? विरंजक चूर्ण बोलते हैं। ठीक है, ब्लीचिंग ही पाउडर को क्या बोलते हैं? ये हिंदी में विरंजक चूर्ण बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से मैं आपका जितना इम्पोर्टेंट होता है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप लोग को कमेंट करना है कि चूने का रासायनिक सूत्र आपको क्या करना है? कमेंट करके बताना। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो या इससे पहले या कोई सेट में ज़रूर बताया है। तो आपको चूने का रासायनिक सूत्र
क्या करना है, कमेंट करना है। ठीक है, चलते हैं आगे। पृथ्वी पर गुरुत्व त्वरण का मान क्या होता है, कुछ ऐसा, पृथ्वी पर गुरुत्व त्वरण का मान क्या होता है। तो पहले आप लोग बताइए, गुरुत्वीय त्वरण को किस लेटर से इंडिकेट करते हैं, अल्फ़ाबेट के स्मॉल जी लेटर से उसको गुरुत्व त्वरण को दर्शाते हैं, है ना। तो याद रखिएगा, जो गुरुत्व त्वरण होता है आपका भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है। जो गुरुत्व त्वरण होता है उसका जो मान होता है भूमध्य रेखा पर क्या होता है, सबसे कम होता है। और एक और नोट याद रखना है, दूसरा नोट यहाँ मैं लिख देता हूँ कि ध्रुवों पर सबसे अधिक मान होता है, मतलब अधिक कहने का मतलब वैल्यू, अधिक वैल्यू होता है किसका, ध्रुवों पर जो होता है गुरुत्व त्वरण का जो वैल्यू होता है ध्रुवों पर वो सबसे अधिक होता है। ठीक है ना, और वही भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है। तो यहाँ पर क्या पूछा है, देख लेते हैं ऑप्शन। ध्रुवों और भूमध्य रेखा पर एक समान होता है, नहीं, भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है। तो देखिए कम मैंने लिखा, तो ऑप्शन बी आपका सही है, ध्रुवों पर सबसे कम होता है, तो ये गलत है। ध्रुव से भूमध्य की तरफ जाने पर बढ़ता है, ये भी गलत है। तो आपका आंसर हो गया बी राइट। आगे बढ़ते हैं। गैस के कण, गैस के, हमारा क्वेश्चन है गैस के कण। तो गैस के कण क्या है, क्या होता है, गैस के कण एक दूसरे से दूर होते हैं या धीरे धीरे घूमते हैं, एक दूसरे से नज़दीक होते हैं, आकार बदलते हैं, ये भी नहीं, एक दूसरे से नज़दीक होते हैं, ये भी नहीं, धीरे धीरे घूमते हैं, ये भी नहीं। तो आपका ऑप्शन क्या हो गया, राइट, ए हो गया। देखिए जो गैस होता है उसके जो कण होते हैं, मान लीजिए ये गैस का कण क्या होता है, जो पार्टिकल होता है गैस का वो क्या होता है, बहुत अपने से एक दूसरे से दूर होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, गैस के कण बनाया मैंने, जो आपको डॉट डॉट दिख रहा है रेड, ये गैस के कण क्या होते हैं, एक दूसरे से दूर दूर होते हैं। ठीक है ना, क्यों दूर दूर होते हैं, आपसे कारण पूछ देगा कि कारण बताइए क्यों दूर दूर होते हैं, कारण बताया ना, तो आपको यहाँ पर लिख लो, मैं बता देता हूँ। क्योंकि इसके कणों, मतलब किसके कणों, मतलब गैस के कण, इसके कणों के बीच आकर्षण बल बहुत ही कमज़ोर होता है। क्या होता है, क्योंकि इसके कणों के बीच आकर्षण बल जो होता है, जैसे मान लीजिए ये गैस के कण है, तो ये मान लीजिए ये और ये लिए, तो इसके बीच में जो आकर्षण बल, मतलब ये एक दूसरे को, आकर्षण बल क्या होता है, एक दूसरे को अपनी ओर खींचने का बल को ही हम क्या कहते हैं, आकर्षण बल कहते हैं। तो ये जो गैस के कण है, मान लीजिए ये दो पार्टिकल को मैं इंडिकेट कर रहा हूँ, इसके बल में जो ये जो आकर्षण बल है, अट्रैक्शन जो फोर्स है, वो यहाँ पर क्या होता है, बहुत कम होता है। इसलिए ये आपस में क्या होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं और फ्रीली क्या करते हैं, मूव कर सकते हैं। तो आपका ऑप्शन यहाँ से राइट हो गया, एक दूसरे से क्या होते हैं, दूर होते हैं। आगे बढ़ते हैं। ऑक्टेट का नियम किसने दिया था, बता सकते हैं आप, ऑक्टेट का नियम किसने दिया था। तो ऑक्टेट का नियम आपका दिया था न्यूलैंड ने। किसने दिया था ऑक्टेट का नियम, न्यूलैंड ने दिया था। ठीक ना, अब इससे कुछ जुड़ी हुई बातें याद कर लो। ऑक्टेट का नियम जो न्यूलैंड ने दिया था, कब दिया था, ये भी पूछ सकता है आपका एग्जाम में। तो 1865 में दिया था। ठीक है, अच्छा, न्यूलैंड ने जो ऑक्टेट का नियम दिया था, उस नियम को किस तरह सजाया गया था। तो ये जो नियम था उस किस चीज़ पर बेस था, तो इसका जो आधार था
ऑक्टेट का नियम का जो आधार था उसमें क्या था कि जो तत्व थे, तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया गया था। कहने का मतलब क्या है, जो ऑक्टेट ने अपना एक नियम दिया था किसके लिए, आवर्त सारणी के लिए। किसके लिए, आवर्त सारणी के लिए। ठीक है, आवर्त सारणी के लिए ये जो ऑक्टेट का नियम दिए थे उसमें जो तत्व थे उसको किस क्रम में लगाया था, किस आधार पे सजाया था, तो उसके बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पे लगाया था। ठीक ना, तो ये भी आपको प्रश्न पूछ देगा, कभी कभी पूछ देता है। जैसे यहाँ पर पूछा कि ऑक्टेट का नियम किसने दिया, आपके एग्जाम में हो सकता है कि आ जाए अगला बार एग्जाम में कि ऑक्टेट का जो नियम है वो किस आधार पर उसको सजाया गया था, किस आधार पर परमाणु को सजाया गया था। तो हमेशा याद रखना है किस आधार पे, तो परमाणु भार के क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में। ठीक ना, तो ये ज़रूरी बातें थी, आपसे ये भी शेयर कर लिया। आगे बढ़ते हैं। अगर किसी ध्वनि तरंग की चाल 340 मीटर पर सेकंड हो तथा आवृत्ति 1700 हर्ट्ज हो तो तरंग दैर्ध्य का मान सेंटीमीटर में होगा। तो ये तो फॉर्मूला बेस पर है, तो हम लोग क्या जानते हैं, क्या पूछा है, तरंग दैर्ध्य का मान पूछा है। तो पहले हम चलेंगे तरंग दैर्ध्य का फॉर्मूले पे। तो तरंग दैर्ध्य जिसे हम लैम्डा से डिनोट करते हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है C/F। ठीक ना, कहने का मतलब C किसको इंडिकेट कर रहा है, ध्वनि का वेग, और F जो है किसको इंडिकेट कर रहा है, आवृत्ति। किसको इंडिकेट कर रहा है, आवृत्ति। किसको इंडिकेट कर रहा है, आवृत्ति को। तो आपको यहाँ पर देखिए वेग भी दिया हुआ है। अगर किसी ध्वनि तरंग की चाल 340 मीटर पर सेकंड है, इसका मतलब ध्वनि का जो है, ध्वनि तरंग का आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पर चाल आपका दिया ही हुआ है, क्या दिया हुआ है, 340। तो आपको बस पुट कर देना है। सी का मान दिया हुआ है कितना, 340 मीटर पर सेकेंड, और तथा आवृत्ति का भी मान दिया हुआ है 1700 हर्ज। ठीक है, को तो दिया हुआ हर्ज, तो इसका मान सेंटीमीटर में निकालना है। तो पहले इसको काट देते, एक जीरो से एक जीरो ख़त्म, फिर 17 से ये 2 बार में, तो 2/10 बचा। ठीक है ना, और 2/10 बटा, और यहाँ पर क्या मीटर में है, लेकिन आपको आंसर पूछ रहा है किसमें, सेंटीमीटर में। तो 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है ना। तो इसको क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे, तो ये हो गया सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो हमारा जो है एक जीरो से एक जीरो और ख़त्म हो गया, तो बचा क्या, 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो हमारा आंसर आ गया किसमें, 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो आपका ऑप्शन क्या हो गया, आपका ऑप्शन बी राइट हो गया। ठीक है ना, तो आपको पूरा समझ में आया होगा, ये आपका फॉर्मूला बेस पर था। आगे बढ़ते हैं। सभी प्रोकैरियोटिक जीवों का डैश किंगडम, सभी प्रोकैरियोटिक जीवों का डैश किंगडम, या किंगडम जिसे जगत बोलते हैं, के अंतर्गत रखा गया है। सभी प्रोकैरियोटिक जीवों को किस किंगडम में रखा गया है, तो बताइए किस किंगडम में रखा गया है। तो आपका यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन बी, सबको किस में रखा गया है, मोनेरा किंगडम में रखा गया है। तो मोनेरा किंगडम के जैसे एग्जाम्पल अगर आपसे पूछ देगा मोनेरा किंगडम का, तो क्या आप बताओगे एग्जाम्पल में। जैसे मैं यहाँ कुछ लेके जाता हूँ, जैसे जीवाणु इसी के अंदर आता है। दूसरा मैं बताऊँ तो नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल भी हो गया। और तीसरा बताऊँ तो
माइकोप्लाज्मा, ठीक ना। तो देखिए ये पहला था प्रोकैरियोटिक जीव को किस किंगडम में रखा गया, किस जगत में रखा गया, तो मतलब आपको याद रखना है मोनेरा में रखा गया है। और मोनेरा के अंदर क्या क्या आते हैं, जीवाणु, नीलहरी शैवाल और माइकोप्लाज्मा आता है, ठीक है। और इससे एक जुड़ी बात याद रख लेते हैं कि जो भी जीव प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं उसमें क्या, इससे एक जुड़ा चीज़ याद रख लेते हैं, प्रोकैरियोटिक जीवों के बारे में एक इम्पॉर्टेंट नोट याद रख लेते हैं। वो नोट क्या है कि इन सभी जीवों में केंद्रक झिल्ली तथा वास्तविक केंद्र नहीं होता है, ठीक है। क्या बोले कि इन सभी जीवों में केंद्रक झिल्ली तथा वास्तविक केंद्र नहीं होता है, ठीक ना। तो ये याद रखिएगा कि जो भी प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं उन सभी जीवों में क्या होता है, केंद्रक झिल्ली तथा वास्तविक केंद्र प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक ना। ये आपसे ये अच्छी जानकारी है, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है 52 नंबर। इनमें से कौन सा लक्षण प्रभावी है, इनमें से कौन सा लक्षण प्रभावी है, तो इनमें आपका ऑप्शन ए राइट होगा। फूलों की अच्छी स्थिति हमारा क्या है, प्रभावी लक्षण है, ठीक ना। तो आपका ऑप्शन ए। आगे चलते हैं। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच का अंतर संबंधित है। देखिए अभी हम लोगों ने प्रोकैरियोटिक के बारे में डिस्कस किया है, अब उसका कंपैरिजन आ गया है यूकैरियोटिक के साथ। तो इस दोनों के बीच में आपका अंतर बताना है, क्या चीज़ का अंतर है दोनों के बीच में। तो देखिए इस दोनों के बीच में जो अंतर होता है वो होता है न्यूक्लियस का अंतर होता है। क्या होता है, न्यूक्लियस का अंतर होता है। और न्यूक्लियस को ही आप क्या बोलते हो, केंद्रक भी बोलते हो, ठीक ना। तो केंद्रक का दोनों के बीच में जो अंतर है वो किस चीज़ का अंतर है, केंद्रक का अंतर है। तो कहने का मतलब क्या है, देखा जाए प्रोकैरियोटस में देखा जाए तो क्या है, क्योंकि प्रोकैरियोटस में वास्तविक केंद्रक अनुपस्थित, मतलब अनुपस्थित होता है। अभी तुरंत बताया था कि उसमें क्या होता है, वास्तविक केंद्रक क्या होता है, वो अब्सेंट रहता है। क्या रहता है, अब्सेंट रहता है, मतलब इसमें प्रेजेंट नहीं रहता है। अब हमारा जिस कट कर लेते हैं इसका मतलब यूकैरियोटस में क्या होता है, तो यूकैरियोटस में वास्तविक केंद्रक उपस्थित होता है। यही दोनों में अंतर है कि इसमें हमारा वास्तविक केंद्रक नहीं होता है, इसमें हमारा वास्तविक केंद्रक प्रेजेंट होता है। इसमें नहीं होता है और इसमें होता है, कौन, वास्तविक केंद्रक, ठीक ना। तो इसी का अंतर है दोनों में, तो हमेशा ये याद करके आपको चलना है। तो यहाँ से ऑप्शन आपका ए राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। नवीकरणीय ऊर्जा कौन होता है, नवीकरणीय ऊर्जा
क्या होता है नवीकरणीय ऊर्जा, क्या होता है तो नवीकरणीय ऊर्जा ऐसी ऊर्जा होता है नवीकरणीय ऊर्जा ऐसी ऊर्जा होता है जो कभी भी समाप्त नहीं हो सकता है, उसी को कहते हैं। तो यहाँ पर कौन है, पेट्रोल आपका समाप्त हो सकता है, तो ये नहीं होगा। कोयला भी समाप्त हो सकता है, ये भी नहीं होगा। लकड़ी भी समाप्त हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता। तो आपका कौन हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट होगा। सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश क्या है, कभी भी समाप्त नहीं हो सकता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, वैसी ऊर्जा जो समाप्त ना हो सके उसे हम क्या बोलते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा बोलते हैं। लिख भी दे क्या, वैसी ऊर्जा जो समाप्त नहीं हो सकता है उसे नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर सूर्य का प्रकाश। आगे बढ़ते हैं। ग्रीन मफलर संबंधित है, ग्रीन मफलर किससे संबंधित है बताइए। ग्रीन मफलर का जो संबंध है वो आपका है वायु प्रदूषण से। किससे संबंध है इसका, वायु प्रदूषण से इसका संबंध है। आगे बढ़ते हैं। जिन कोशिकाओं में गुणसूत्र के 2 से अधिक पूर्ण सेट होते हैं कहलाती है। जिन कोशिकाओं में गुणसूत्र के 2 से अधिक पूर्ण सेट होते हैं वो क्या कहलाती है। तो ये एक तरह का आपका डेफिनेशन पूछ लिया, परिभाषा पे आधारित है ये प्रश्न। तो वो क्या कहलाती है, वो पॉलीप्लाइड कहलाती है, ऑप्शन ए। ठीक ना। तो ये जो पॉलीप्लाइड अवस्था होता है, ये जो पॉलीप्लाइड होता है ये अधिकतर किस चीज़ में पाया जाता है, तो ये अवस्था प्रायः पौधों में पाई जाती है। ये अवस्था किस में पाई जाती है, तो अक्सर करके ये पौधों में पाई जाती है। कौन, पॉलीप्लाइड। पॉलीप्लाइड मतलब गुणसूत्र के 2 से अधिक सेट। ठीक ना। तो आपका ऑप्शन ए राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन संयोजित टीका है जो बच्चों को डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनस के बचाव के लिए दिया जाता है। मतलब ये दवा का नाम पूछ रहा है आपसे यहाँ पर। तो ये 3 रोग बताया है बच्चों में जो होता है अक्सर, तो कौन सा देते हैं टीका, तो ये हो गया आपका बी, ऑप्शन बी, डीपीटी देते हैं। क्या देते हैं, डीपीटी देते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक उपधातु है। इसमें आपको क्या पूछा है कि उपधातु बताना है। तो आपका इसमें से सोडियम तो धातु है, मैग्नीशियम भी धातु है, सल्फर भी धातु है। तो आपका उपधातु कौन है, सिलिकॉन। सिलिकॉन जो है ये आपका क्या है, उपधातु है। क्या है, ये उपधातु होता है। ठीक ना। इसमें 2 गुण पाया जाता है, कंडक्टिविटी का भी गुण पाया जाता है और नॉन कंडक्टिविटी का भी गुण पाया जाता है। ठीक ना। चलते हैं आगे। भूमंडलीय तापन के लिए कौन सी गैस मुख्य रूप से जिम्मेदार है। भूमंडलीय तापन क्या होता है, भूमंडलीय तापन। भूमंडलीय तापन का मतलब हो गया जो हमारा अर्थ है, अर्थ का जो टेम्परेचर है, अर्थ का जो टेम्परेचर है वो दिनों दिन क्या हो रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है। तो इंक्रीज होते जा रहा है, तो ये किस कारण से इंक्रीज हो रहा है, तो ये हो रहा है आपका हवा में किसका, वायुमंडल में किसका मात्रा बढ़ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा बढ़ रहा है। इस कारण से हमारा क्या हो रहा है, पृथ्वी का जो तापमान है वो बढ़ते जा रहा है, जिसको हम बोलते हैं भूमंडलीय तापन। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन
तवरन का मात्रक नहीं है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपसे पूछा नहीं, तो तवरन, तवरन का मतलब, तवरन को किससे इंडिकेट करते हैं आप? ए से। तो तवरन का मात्रक नहीं है, तवरन मतलब ए। तो ए का कौन कौन मात्रक नहीं हो सकता है? ए का मात्रक आपका किलोमीटर पर सेकंड ये हो सकता है, आपका सेंटीमीटर पर सेकंड ये भी हो सकता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये भी हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन आपका डी कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि हमेशा जो होता है ना ये स्क्वायर में चलता है, उसका जो समय होता है, टाइम जो है वो स्क्वायर में चलता है। तो यहाँ पर तो एस है सिर्फ, इस पर पावर 1 है, तो ये नहीं होगा। तो ऑप्शन आपका राइट क्या हो गया? डी हो गया। आगे बढ़ जाते हैं। निम्न में से कौन सी क्रांति ने खाद्यान्न उत्पादन की वृद्धि में सब सहयोग किया था? कौन सी क्रांति हुई थी जिससे कि आपका खाद्यान्न उत्पादन में ग्रोथ देखने के लिए, ग्रोथ बढ़ाने के लिए हुआ था? तो आप उसको क्या बोलिएगा? हरित क्रांति। क्या हुआ था? हरित क्रांति, जिससे हमारा गेहूं के पैदावार में क्या हुआ था? बहुत ही वृद्धि हुई थी। ठीक है ना? तो आपका ऑप्शन ए राइट हो गया। आगे चलते हैं। न्यूलैंड्स का संबंध किससे है? अभी हम लोग ने प्रीवियस क्वेश्चन कुछ किया है न्यूलैंड्स पर आधारित। तो न्यूलैंड का संबंध किससे है? संगीत कानून से? नहीं। परमाणु द्रव्यमान कानून से? नहीं। अष्टक के नियम से? यस। आवर्त कानून से? नहीं। तो आपका ऑप्शन क्या हो गया? राइट सी। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। किस रंग को ही वर्ण कहते हैं, का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? बताइए किसका सबसे अधिक होता है? तो रेनबो अगर याद होगा, रेनबो जो कलर विग्योर जो हम याद करते हैं, VIGYOUR, विग्योर मैं भूल रहा हूँ, तो ये हमको थोड़ा याद नहीं अभी आ रहा है। ऐसे मैं बता देता हूँ कि विग्योर, जैसे आप देख लेना, विग्योर जो होते हैं 7 कलर जो डिवाइड होता है स्पेक्ट्रम मतलब प्रिज्म के कारण से, तो उसमें हमारा जो रेड होता है, ठीक है, इसका जो तरंग दैर्घ्य होता है, ठीक ना, इसका जो वेव लेंथ होता है वो क्या होता है? सबसे ज़्यादा होता है। ठीक ना? तो यहाँ पर हो जाएगा लाल, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अच्छा, सबसे कम किसका होता है? सबसे कम आपका होता है, सबसे कम किसका होता है? तो सबसे कम आपका बैगनी का होता है, और सबसे ज़्यादा किसका होता है? तो रेड कलर का होता है। किसका होता है? रेड कलर का होता है। आगे चलते हैं। शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? शक्ति का एसआई मात्रक बताइए क्या होगा? शक्ति का एसआई मात्रक होता है वाट, इंग्लिश में लिखते हैं इस तरह से। तो आपका ऑप्शन यहाँ से राइट सी हो गया। ठीक ना? शक्ति मतलब पावर। ठीक ना? आगे बढ़ते हैं। क्या इसमें और कुछ बताना है? अच्छा, एक ये भी जान लीजिए कि 1 वाट बराबर तब कितना होता है? 1 वाट बराबर होता है 1 जूल डिवाइडेड बाय सेकेंड। मतलब 1 सेकेंड में जितना काम किया जाता है, 1 सेकेंड में जितना काम किया जाता है उसी को क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं या शक्ति बोलते हैं। ठीक है ना? तो ये फॉर्मूला भी आपसे पूछा जा सकता है, तो ये भी याद रखना है। आगे चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? ये तो आपको मैं होमवर्क दूंगा। ठीक ना? तो आपको इसका आंसर जो है आपको कमेंट में कमेंट में जवाब देना है। ठीक है? इसका आंसर किस में देना है? कमेंट में इसका आप लोग आंसर कीजिएगा, क्योंकि ये मैंने प्रीवियस सेट में डिस्कस कर चुका हूँ कि एसआई मात्रक जो है विद्युत धारा का क्या होता है। इंग्लिश वाले के लिए विद्युत धारा नहीं समझ रहे तो इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट का एसआई मात्रक क्या होता है आपको कमेंट में जवाब देना। ठीक ना? तो आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग अगर बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल पर फ्रेशर क्लासेस पर आपका रीजनिंग का, इंग्लिश का और साइंस का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, तो आप वो सभी वीडियो जाकर देखिए। अगर नए हैं चैनल पर
तो वो सभी वीडियो देख सकते हैं आप लोग। और दूसरी बात कि अगर नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन के बेल आइकन को दबा लीजिए, ठीक है, जिससे कि जो वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहले पहुंच सके। धन्यवाद।